हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके लिए एसिड्स के टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट टर्न्स पे। चूंकि पिछली क्लास हल्का सा डिस्टर्ब थी इसलिए उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसे पहले याद दिला देता हूँ। एसिड्स आपने पढ़ ली थी, एसिड्स में आपने डेफिनेशन पढ़ ली थी। एसिड्स कौन से सब्सटेंस होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में आपके H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। फिर इसके बेसिस पे आपने जो है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की डेफिनेशन दी थी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपने कौन सी मानी थी, जिनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, जो आपके 100% आपके H पॉजिटिव आयंस देंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। जब आप रिएक्शन लिखते हुए जाते हैं तो रिएक्शन के बेसिस पे आपको ध्यान होगा, आप उसमें लिखते थे सिंगल एरोड, जो आपकी एसिड और उसके आयन जोन के बीच में। ऐसे आप ध्यान देखें, वीक एसिड्स हमने कहने माना था वीक एसिड्स हमने उनको लिया था जिनका आपका आयोनाइजेशन कैसा होता था, पार्शियल। पार्शियल यानी डबल एरोज से आप शो कर रहे थे, जो बता रहा था कि आयंस आपके ब्रेक भी हो रहे हैं, स्प्लिट भी हो रहे हैं और बाद में रिज्वाइन भी हो जाते हैं। जब ऐसा होता है, वीक एसिड्स का एग्जाम्पल भी आपको मालूम थे, कार्बोनिक एसिड, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल करते हैं। सिट्रिक एसिड यानी सिंपल कहा जाए नींबू का रस, एसिटिक एसिड यानी विनेगर, ये सब आप देखेंगे कैसी एसिड्स हैं, दीज फॉल अंडर द क्राइटेरिया ऑफ द वीक एसिड्स। और वीक का मतलब है हमारे लिए, वीक का सेंस क्या है, कहीं ना कहीं ऐसी एसिड्स जिनके H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन कम आ रहा है। अब इसके बाद एक चीज आती है, जो हम स्ट्रॉन्ग और वीक के ऊपर आते हैं। इस बाद आज हम दोबारा इस टॉपिक को रिपीट करते हैं, द कंसंट्रेट एसिड। कंसंट्रेटेड से हमारा मीनिंग क्या है, कंसंट्रेट से ध्यान देखना, एसिड्स या जो सॉल्यूशन है उनके केस में जब आप लेते हैं, लिक्विड्स के केस में, तो जनरली कंसंट्रेट वर्ड से हमारा मतलब होता है प्योर फॉर्म विदाउट वाटर। जैसे कंसंट्रेट की हम बात करें, अगर आपने जो है एसिड कोई भी लिया, अगर प्योर फॉर्म ऑफ द एसिड है तो इसे आपका कहते हुए जाते हैं कंसंट्रेट। हाँ, अगर आप उसमें पानी मिलाते जा रहे हैं तो फिर ये चीज़ आपके लिए कहलाएगी डेल्यूट। डेल्यूट का मतलब ही होता जाता है जितना पानी मिलाते जाओगे वो चीज़ उतनी ही डेल्यूटेड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट टर्न्स पे मैं एक एग्जाम्पल रिपीट कर रहा था, फिर रिपीट कर देता हूँ। आप एक शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, शरबती ले लें। शुगर सॉल्यूशन में मान के चलें, अगर आपके एक गिलास पानी में आपने 10 चम्मच शक्कर डाल रखी है, 10 चम्मच शक्कर का अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, देन इट इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड क्यों है, क्योंकि पानी के कंपैरिजन में शक्कर काफ़ी ज़्यादा है। अब एक काम करेंगे, इसमें आप धीरे धीरे पानी मिलाएं। अगर आप पानी मिलाएंगे तो आप क्या कहते हैं, सिंपल हिंदी में बात करता हूँ, उसकी मिठास कम होती जाती है। और मिठास क्यों कम हो रही है, क्योंकि आपको नजर आएगा डेल्यूशन बढ़ रहा है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इंक्रीज हो रही है। अब इस बात को ऐसे भी समझें, जब आप डेल्यूशन कर रहे हैं, जब आप पानी मिला रहे हैं, तो आपका कहना है कि उसकी मिठास कम हो रही है, और इस बात को मैं लेके चलता हूँ, इसका मतलब ये भी है कि आपका उसमें जो है जो स्ट्रेंथ है उस सॉल्यूशन की, जो मीठापन है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो आप कंसंट्रेट और डाइल्यूट का अगर एक कंसेप्ट समझ में आता है तो एक बार ध्यान देखें, कंसंट्रेट में आपसे कहा गया प्योर एसिड इज जनरली नोन एज दी, जो आपकी प्योर एसिड है उसको आप किस नाम से आते हैं, कंसंट्रेट एसिड के नाम से। दूसरे नंबर पे आप चेक करना, डाइल्यूट एसिड आप किसे कहेंगे, तो डाइल्यूट एसिड आपकी कौन सी कहलाएगी, अ कंसंट्रेटेड एसिड मिक्स्ड विद वाटर, जिसमें आपने पानी मिलाया हुआ है, उस एसिड को आप क्या कहेंगे, डाइल्यूट। और यही जो प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर है, जो आपको सामने नजर आ रही है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो अब आपको समझ में आना चाहिए डाइल्यूशन से हमारा मतलब क्या है। एक बार रीचेक कर दें, बोर्ड आप सभी को साफ नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पर? यस सर। ठीक, देन इट्स गुड। आए, इसके बाद हम चलते हैं, जो नेक्स्ट चीज थी, जो मैंने कहा आप कंसंट्रेटेड एसिड में जब पानी मिला रहे हैं तो डाइल्यूशन है, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम आगे जाते हैं, आपको ध्यान था एसिड में आप जब भी पानी मिलाएंगे उसके H पॉजिटिव आयंस का डिसोसिएशन होगा, ब्रेक होंगे, या मैंने कहा स्प्लिट होंगे, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करना चाहें। अब सबसे खास बात, जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो यहाँ पर कुछ हीट इवॉल्व होगी। और फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था दो तरह की केमिकल रिएक्शंस, एक कहलाती थी एंडोथर्मिक और एक कहलाती हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक कौन सी हैं, जिन्हें बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और एक्सोथर्मिक कौन सी हैं, जो अपनी तरफ से हीट देंगी। तो अब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एसिड में पानी मिलाएंगे, उसका डाइल्यूशन करेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक होंगे और साथ में हीट इवॉल्व होगी। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बिल्कुल साफ मीनिंग समझ में आता है, ऑन मिक्सिंग वाटर टू एन एसिड हीट इज प्रोड्यूस्ड, कहीं ना कहीं आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई बहुत ज्यादा समस्या होनी चाहिए। हाँ है ना, बताएं क्या ये आपको समझ में आता है? कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं, ठीक। आज एक और चीज पर हम नेक्स्ट जाते हैं, इस बात इसी में हम आगे जाएंगे अगले नंबर पर। अब जब आप किसी भी जो आप उसमें जो है कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको एक प्रिकॉशन बताता हुआ जाऊंगा। जो प्रिकॉशन बताऊंगा ये भी हाँ सर बोर्ड ब्लर हो गया है, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब किसी का मेरा ही ब्लर, हो गया सर, मेरा हो गया सर शायद। हाँ एक बार रिज्वाइन कर नो जाओ, सर मेरा भी हो रहा है। रिज्वाइन कर जाए। सही आ रहा है? सही है। सही है। थोड़ा बहुत 10% तो नेटवर्क से होता है, तो खैर ठीक है। मतलब एकदम ब्लर जो हो रहा था वो अब नहीं होगा कि बिल्कुल ही ब्लर हो जाता था ना, क्योंकि वो गूगल मीट में बताया सपोर्ट नहीं कर रही थी प्रॉपरली। मैंने 12th वाली क्लास भी ली थी, उसमें दिक्कत आ रही थी, जबकि जियो मीट पे जो दोनों ले रहा हूँ उनकी बड़े मजे से चल रही है। तो हम जो बात कर रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, अब इसमें एक चीज़ ये भी हमने लास्ट टाइम भी ली थी, हम इसको एक बार फिर से लेते हैं। और जो फिर से लेते हैं वो ये था कि अगर आप एसिड में पानी मिला रहे हैं और आपने कहा ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्चुअली आप पास एसिड है, कंसंट्रेट एसिड, आपने पानी मिला दिया एकदम से, सडन रिएक्शन होगी, सडन हीट डेवलप होगी। इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी को आप देखेंगे जो एसिड है स्प्लैश हो सकती है। स्प्लैश मतलब बोलना तो कहना उफन के छलक जाना, या ध्यान देखना ज़्यादा हीट डेवलप हो गई तो आपका ध्यान जाएगा, आपका बीकर टूट सकता है। तो फिर सवाल आता है इस प्रोसेस से आप कैसे डील करेंगे? इस प्रोसेस से आप ऐसे डील करेंगे कि थोड़ी देर लिए रहो उसको, थोड़ी देर लिए रहो, बीच में ब्लर होगा देखना पड़ेगा ना बेटा, अभी मत भागो। इसलिए मैंने कहा अगर ऐसी प्रोसेस आती है तो इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे अवॉइड करें? इसको अवॉइड करने का एक तरीका है, आप एसिड लिए हैं, आपने पानी डाल दिया, एसिड है, सडन बॉन्ड ब्रेक होंगे, हीट डेवलप हो रही है। आप उल्टा करें, आप पानी रख लें और पानी में ड्रॉप दर ड्रॉप एसिड मिलाएं। समझ में आ रहा है क्या है? चूंकि सिंगल ड्रॉप एसिड है, उतने बॉन्ड ब्रेक होंगे, उतनी हीट डेवलप होगी, वो इस पानी में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर समा जाएगी। इसलिए आपके साथ जो पिछली रिस्क आ रही थी कि सॉल्यूशन फैल जाएगा, छलक जाएगा, बीकर टूट जाएगा, इस दुर्घटना से आप बचेंगे। तो यहाँ पर एक प्रिकॉशन बताते हैं, ध्यान से देखें इस प्रिकॉशन को। ये प्रिकॉशन आपसे क्या कहती है, सिंस डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड, जो आपकी कंसंट्रेटेड एसिड है उसका डाइल्यूशन जो है वो आपकी कैसी प्रोसेस है, वो आपसे कह रहा है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कितनी है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इज सो लार्ज, हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी ज्यादा लार्ज है दैट द सॉल्यूशन में स्प्लैश आउट, आपका सॉल्यूशन बाहर छलक सकता है, या फिर मैंने कहा ग्लास बीकर में ब्रेक, आपका ग्लास बीकर जो है वो बाहर जो है हमने कहा उसके निकलने से या हीट डेवलप होने से आपका बीकर टूट सकता है। तो फिर क्या करें? तो फिर एक्सेसिव हीटिंग। इसलिए ध्यान देखें यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। क्या सॉल्यूशन बताएंगे? हेंस टू स्लो डाउन द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इस एक्सोथर्मिक यानी हीट इवोल्यूशन की प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए जो अभी मैं बात कर रहा था वही प्रोसेस क्या करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड इज ऑलवेज डन बाय, क्या कह रहा है, एडिंग एसिड इनटू वाटर। आप एसिड को मिलाएंगे पानी में, पानी का बीकर होगा, ड्रॉप दर ड्रॉप एसिड जाएगी, ना कि नॉट वाटर इनटू एसिड। तो क्या अब ये कहानी समझ में आ जाती है? हाँ ना, मुझे बताएं फुर्ती से, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। जनरली नहीं, ठीक, गुड। इसके बाद हम और आगे जाते हैं। इसके बाद हाँ इसका कोई एग्जांपल हो सकता है सर? किसका? हम वाटर में एसिड मिक्स करें, इसका कोई एग्जांपल? नहीं एग्जांपल नहीं, एग्जांपल नहीं, तो लेबोरेटरी में आप जाएंगे ना, लेबोरेटरी में जहाँ आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। नॉर्मल लाइफ में आप एसिड्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आप जो नॉर्मल लाइफ में एसिड्स इस्तेमाल करते हैं वो तो एसिड्स हैं ही नहीं, वो तो आप सिट्रिक एसिड विनेगर इस्तेमाल करते हैं। जिन एसिड्स की हम बात कर रहे हैं एक्चुअल होता है जो मतलब लेबोरेटरीज में यूज करेंगे, वो उनका एग्जांपल जैसे नहीं, लेबोरेटरी में जैसे हमने कहा, लेबोरेटरी में आप जो है एक सिंपल बात आता हूँ कि आप मेटल्स की रिएक्शन स्टडी करेंगे। आप अभी इसमें भी आएगा, जैसे कंसंट्रेट एसिड होती है H2SO4, उसमें जिंक का पाउडर डालते हैं, ग्रेन्यूल्स डालते हैं। अब आपको ऐसा लगता है मुझे इस एसिड को डाइल्यूट करना है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है, जैसे लैब में आप गए, आपको जो
लेबोरेटरी में जो भी टीचर वहाँ बताता है, बोले बेटा एसिड बहुत कंसनट्रेट है, इसको हम इतना डाइल्यूट करेंगे, थोड़ा सा डाइल्यूट लें। अब डाइल्यूट कैसे करोगे? टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड ले ली, तो इसमें पानी मत डाल देना, आपकी टेस्ट ट्यूब टूट जाएगी। उल्टा इस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में पानी लेके उसमें धीरे धीरे डालेंगे। तो ये एसिड के यूज से रिलेटेड, यानी जहाँ आप उसको हैंडल कर रहे हो, जब आप एसिड्स के साथ काम कर रहे हैं, मैंने किसी भी केमिकल लेबोरेटरी में आप काम कर रहे हैं, एसिड्स में आपको डाइल्यूशन करना है, पानी मिलाना है, उस समय ये प्रोसेस आपकी। हाँ ये तो सर समझ आ गया। सर मैं ये बोल रही हूँ, जैसे हमें एसिड, पानी में एसिड मिलाना है, तो वो एसिड का कोई एग्जांपल, कोई नाम सर? मतलब बहुत सारे एसिड ऐसे होंगे स्ट्रॉन्ग जो हीट एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो के स्ट्रॉन्ग एसिड के 3 नाम तो सबसे पेटेंट है, भूल गई। 3 सबसे पेटेंट नाम, सबसे पहला बताता हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा बताता हूँ HNO3 नाइट्रिक एसिड, तीसरा बता देता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सबसे 3 सुपर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, धुआंधार धमाकेदार। और एक इनसे भी बड़ी बता देता हूँ, 3 पार्ट HNO3 1 पार्ट HCl, इसको हम क्या कहते थे? किसको? इसी 3 पार्ट HNO3 नाइट्रिक एसिड और 1 पार्ट HCl। नहीं याद आ रहा? चलो शीट हम बता दें, पढ़ते रहा करो, इसको हमने 2 बार लिया। ये कहलाता है आपके लिए एक्वारीजिया, और एक्वारीजिया को स्ट्रॉन्गेस्ट मिक्सचर है, एसिड मिक्सचर क्यों कहते हैं, ये कारण भी बताया था। ये आपकी गोल्ड और प्लेटिनम सरीकी मेटल्स भी डिजोल्व कर ले जाता है। ऐसी एसिड्स का जो आप पूछ रहे थे, नाम का आप पूछ रहे थे, तो एसिड्स के नाम ये रहे जिनके आप जनरल देख रहे थे, है ना, इनकी मैं बात कर रहा था। सही है? यस सर। अब एक नेक्स्ट जाते हैं, सवाल आता है रोल ऑफ वाटर क्या होता है। अब एक अगली चीज आती है, एसिड्स में हमने कहा, जो आप पानी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो क्या अब एक आपसे क्वेश्चन और पूछेगा, किसी भी एसिड के होने ना होने में पानी का क्या रोल है? एसिड के होने में पानी का रोल, ये मैं लास्ट टाइम पे बात कर रहा था, एसिड में पानी का रोल ध्यान देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली कोई भी एसिड, जब हम एसिड की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं एसिड के तौर पे कोई भी एक नाम लिखता हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया, मान के चलें, ध्यान से देखें, मैं एसिड के तौर पे यहाँ नाम लिखता हूँ, आपके लिए सिंपल नाम लिख देता हूँ HCl, सबसे सिंपल लिया है। आप चाहेंगे तो मैं इसको H2SO4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, आप जो चाहें उसको ले लें। और आप जो पूछ रहे थे 3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, आपके लिए मैंने दोबारा से लिख दिया, आपने ध्यान दिया होगा मिनरल एसिड्स में हमने सबसे पहले इन्हीं 3 या इन्हीं स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, पीछे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स पढ़ रहे थे ना, इन्हीं के नाम लिए थे। वीक तो बहुत सारे मिलेंगे, ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे फॉर्मिक, मैलिक, एमिनो एसिड्स, एसिटिक एसिड, ये सब आपके नॉर्मल हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वीक थी। मिनरल एसिड्स आपकी कैसी थी? स्ट्रॉन्ग। अब इनमें से अगर आप किसी भी एसिड को लिए हुए हैं, इस एसिड के साथ सबसे खास बात यह है कि अगर मान के चलें आप इसे सिंपल फॉर्म लिया, जैसे मैं HCl दोबारा ले लेता हूँ, HCl ध्यान देखना, केमिकल फॉर्मूले तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है, ये सही है। लेकिन आप एक काम करें, ड्राई HCl लें। अच्छा, आप ड्राई वर्ड का उल्टा मतलब मत निकालना, ड्राई मतलब बोले सूखा, क्या HCl का पाउडर? नहीं नहीं, ड्राई और वेट से हमारा मतलब होता है विद वाटर और विदाउट वाटर। यहाँ गीले का मतलब हमारा वो गीला नहीं है जिसे आप नॉर्मल जनरल सेंस में लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ड्राई यानी प्योर HCl लें, 100% HCl। एक मजेदार बात होगी, इस HCl के साथ आपको याद था लिटमस पेपर हम लाते थे, रेड हो जाता था। आप एक काम करें, इस HCl में आप लिटमस पेपर पे इसकी ड्रॉप्स डालें, आपको नजर आएगा लिटमस पेपर, इस पे कोई भी कलर चेंज शो नहीं करता। लिटमस कलर चेंज नहीं शो कर रहा है, मतलब आपको देखेगा ये HCl नाम के तौर पे तो एसिड है, लेकिन एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा। तो सवाल बना, एसिडिक बिहेवियर क्यों शो नहीं कर रहा? एसिडिक बिहेवियर शो ना करने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगी जब उसका 2 आयंस ब्रेक होंगे, और 2 आयंस जब ब्रेक होंगे, तो 2 आयंस ब्रेक होने का मतलब है ये ब्रेकिंग तभी पॉसिबल है जब आप इसमें मिलाते हैं पानी। क्योंकि आपको याद होगा आर्हीनियस डेफिनेशन, द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एसिड्स वो थी क्या? एसिड्स की डेफिनेशन ही हमने दी है। एसिड्स कौन लोग हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, उनको देते हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर H2O नहीं होगा तो H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे, और ऐसी कोई भी चीज़ जो H पॉजिटिव आयन नहीं दे रही वो एसिड नहीं है। कब तक एसिड नहीं है? जब तक कि वो H पॉजिटिव आयन
नहीं देती। इसीलिए मैंने लास्ट टर्न पे इसकी प्रेतात्माओं से तुलना की थी। मैंने कहा कोई भी प्रेतात्मा अपने जो हम कहते हैं प्रॉपर्टीज है वो तभी शो करेगी जब उसे शरीर मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा तो फिर वो एक्ट नहीं कर पाएगी। और इसलिए मैंने कहा HCl तभी एक्ट करेगा एज एन एसिड जब उसे कौन मिलेगा, पानी। जब पानी होगा तब आप देखेंगे ये जो एसिड है ये दो पार्ट में ब्रेक होगी, एक आपका H पॉजिटिव होगा, दूसरा Cl नेगेटिव होगा, यानी ये H पॉजिटिव आयन तभी आएंगे जब यहाँ पर पानी है। तो ये है रूल ऑफ वाटर। जब तक पानी नहीं होगा, जब तक प्रेजेंस ऑफ वाटर नहीं होगी, टिल देन यू विल नॉट गेट H पॉजिटिव आयन। दैट मीन्स ये एसिड नाम के लिए एसिड होगी, काम की एसिड नहीं होगी। दैट मीन्स इट विल नॉट एग्जिबिट एसिडिक बिहेवियर, ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। जैसे मैं जो एग्जांपल ले रहा था, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अभी इसमें आएगा, 1 सेकंड बाद में स्लाइड को वापस करूंगा जो मैंने साइड में लिया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देखना, एक टेस्ट ट्यूब में आप NaCl लेते हैं, एक नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में मैंने कहा NaCl ले लें, ठीक। और दिखाता हूँ, देखें ध्यान से, थोड़ा सा इधर ही हम लोग चलते हैं फिर वापस लेंगे। मैंने कहा एक सिंपल सी आप टेस्ट ट्यूब लें, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने कहा आप भर लें थोड़ा सा नमक, और इस नमक के ऊपर आप एक काम करें, ऊपर से आप इसमें डालते हैं H2SO4। जैसे आप इस NaCl में आप जो है H2SO4 डालेंगे, अभी रिएक्शन की इक्वेशन में बगल में लूंगा, अभी यहाँ इन शॉर्ट देखें ध्यान से, इससे आप देखना फ्यूम्स निकलेंगे, और जो फ्यूम्स निकलते हैं, गैस निकलती है, ये गैस होती है HCl गैस। ये HCl जो गैस निकल रही है तो समझ में आ रहा होगा बिना पानी के होगी, क्योंकि इस पूरी कहानी में कहीं पानी है ही नहीं, तो प्योर HCl गैस है। इस प्योर HCl गैस के पास आप लिटमस पेपर लाएं, लिटमस पेपर का कुछ नहीं होगा। इसका मतलब नाम के लिए HCl है बट HCl की तरह काम नहीं कर रही। तो फिर आप कैसे काम कराओगे? आप एक काम करें, जो लिटमस पेपर लाए थे उसको हल्का सा गीला करना है, ज़्यादा गीला मत करना नहीं तो उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, है ना, ये भी ध्यान रखना। हल्का सा मॉइस्ट कर लेते हैं, नम, यानी वो हल्का सा गीला करें। उस पेपर को भी आप इसके ऊपर फिर से लगाएं। जब फिर से लगाओगे वही HCl, ध्यान देखना, अब इस नीले लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। क्या समझ में आया? पानी नहीं है तो HCl आपका लिटमस पे एक्ट नहीं कर रहा, यानी HCl एसिड की तरह काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ वाटर है, ये आपका लिटमस पेपर गीला है, तो फिर ये HCl एसिड की तरह काम कर रहा है। और यही मैं कह रहा था, दैट इज द रोल ऑफ वाटर। जब तक पानी नहीं होगा, आयंस ब्रेक नहीं होंगे, एसिड अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं करेगी। आए देखें, हम इसको देखते हैं अपनी स्लाइड में, और अपनी स्लाइड में अगर हम इसको देखते हैं तो आपको क्या चीज मिलेगी, देखें, ये आपसे बताएगा, it is observed that acidic behavior of acid is due to the presence of H positive ions in them। किसी भी आपका एसिड का बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर काय की वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ये आपको मालूम है, डेफिनेशन ही है। फिर क्या कह रहा है, विच दे गिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये H पॉजिटिव आयंस केवल और केवल पानी की प्रेजेंस में ही ब्रेक होते हैं, और अगर पानी नहीं होगा, ब्रेक नहीं होंगे, ये लाइन खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने क्या कहा, सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर पानी एब्सेंट है, a substance will not form। जो अभी मैं लिटमस का एग्जांपल दे रहा था रिपीट होगा। अगर पानी नहीं है, ड्राई लिटमस पेपर आप लाए हैं, एब्सेंस ऑफ वाटर है, तो ये H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक नहीं होगा। परिणाम क्या आएगा, एंड हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर, अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। आपने कहा कैसे, तो वही जो NaCl वाला एग्जांपल लिया था वो यहाँ थ्योरेटिकल आपको दिख जाएगा। और क्या आपको नजर आएगा, ये आपसे कहेगा टेक अबाउट 1 to 2 ग्राम ऑफ NaCl इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में आप 1 से 2 ग्राम NaCl लें, एड सम कंसंट्रेटेड H2SO4 इनटू द टेस्ट ट्यूब, कुछ H2SO4 ले लें। फॉलोइंग रिएक्शंस विल टेक प्लेस। कौन सी रिएक्शन होंगी, आपका NaCl और H2SO4 ये आपके मिक्सअप होंगे, बदले में आपको क्या देंगे, NaHSO4, और सबसे खास चीज जो देगा वो क्या होगी, वो होगा आपका HCl गैस। अब इस HCl गैस का क्या होगा,
ये जो मैंने HCl गैस ली हुई है इसका हम क्या काम करेंगे, तो इस HCl का आपको दिखाते हैं। शायद ये HCl क्या काम करेगा, देखो ध्यान से। ये देखें क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, देखें ध्यान से। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे, इसके पास आप लिटमस पेपर लाएं, क्या देखें आपसे यही कहता है द ड्राई लिटमस पेपर। अगर आप कैसा लिटमस पेपर ला रहे हैं, ड्राई लिटमस पेपर ला रहे हैं, तो ये कहता है डज नॉट टर्न रेड, ये आपका लाल नहीं होगा। मतलब इट शोज दैट HCl गैस डज नॉट बिहेव एज एन एसिड, एसिड की तरह काम नहीं कर रही इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्यों, देयर इज नो वाटर इन ड्राई लिटमस पेपर। अब इसके बजाय मैंने जो बगल में समझाया था, आपको समझाया था, आप एक काम करें, पेपर को हल्का सा गीला करना है। पेपर गीला करके लाओगे तो फिर क्या कहेगा, द वेट और मॉइस्ट लिटमस पेपर टर्न्स रेड, ये वाला आपका रेड हो जाएगा, ये आपका कलर चेंज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब एसिड की तरह काम कर रही है, लेकिन कब काम कर रही है, एक्ट एज एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली वाटर, केवल पानी की प्रेजेंस में आपकी काम कर पाएगी। क्या ये क्लियर हो जाता है। इसका मतलब आपको क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आया जो हम बात कर रहे थे, कि जब ये लिटमस पेपर कांटेक्ट में आएगी HCl डिसोशिएट नहीं होता H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस में। जब भी हमारा HCl क्या है, मैंने कहा ड्राई लिटमस पेपर है, तो ड्राई में फिर याद दिला दूं एक ही चीज को 2 से 3 बार, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस आपके ब्रेक नहीं होंगे। क्या है बताएं, क्या आपको ये समझ में आ जाता है, हाँ या ना? कोई डाउट हो तो बोले। यस उल्टा चलेंगे आगे, जो आगे वही सेंटेंस जो हम बताते यार बार बार वही पूरा लिखा है। H पॉजिटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर, HCl gas does not show acidic behavior with dry litmus paper and thus it does not turn the blue litmus due to absence of H positive ions। इसी को हमने कोई एग्जाम में पूछता है, रिएक्शन फॉर्म में दिखा दिया, HCl गैस है, एब्सेंस ऑफ वाटर ले रहे हो, नजर आ रहा है यहाँ मैंने कहा आप क्या क्या लिए हुए हैं, एब्सेंस ऑफ वाटर, और एब्सेंस ऑफ वाटर में आपका ध्यान जाएगा डिसोसिएशन डज नॉट ऑकर। मैंने कहा एक ही चीज को 2-3 बार दिखा दिया। लेकिन अगर वेट ले रहे हो HCl गैस, अब तो दिख रहा होगा डायरेक्ट, पहले समझा चुका हूँ, कम्स इन कांटेक्ट विद वेट लिटमस पेपर, गीला है, देन HCl डिसोशिएट्स, HCl टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। तो फिर क्या होगा, इन वाटर प्रेजेंट इन लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर में आपका पानी है उसकी वजह से। तो मैंने कहा था यही तो आपसे हम डिस्कस करते हुए चल रहे थे। और आगे बढ़ जाए, फिर क्या कहेंगे, नेक्स्ट एक दिन यहाँ since H positive ions are responsible for the acidic behavior, HCl gas shows acidic behavior, क्या हुआ, ब्लर हो रहा है, acidic behavior with wet litmus paper, अब गीले के साथ देंगे, does it turns into red, लाल हो जाएगा। फिर चेक कर लें HCl गैस, अब मैंने रिएक्शन में क्या लिखा है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब प्रेजेंस ऑफ वाटर लिख रहा हूं तो देखो ध्यान से, आपके H पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव दोनों तरह के आयंस मौजूद है। क्या निष्कर्ष निकला, जो अभी हम इतनी देर से बता रहे हैं, क्या कंक्लूजन आया, वही पढ़ लो आराम से। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड इज ड्यू टू द H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोनियम आयंस, केवल और केवल H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम। तो याद है कि हाइड्रोनियम भूल गए जरा, हाइड्रोनियम किसी को याद है, बताओ बाल को, किसी को हाइड्रोनियम याद है कि भूल गए हैं, किसी को याद नहीं आ रहा, इसका मतलब सबने पढ़ना लिखना घर पे बंद किया हुआ है। भैया आपसे कहा था H पॉजिटिव आयंस, एसिड की पहली डेफिनेशन में पहली लाइन ही है, H पॉजिटिव आयंस अकेले नहीं रहते, पानी के साथ रिएक्ट करके ये बना लेते हैं H3O पॉजिटिव, ये आपके लिए कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। और इस हाइड्रोनियम आयन कह दो, चाहे आप H पॉजिटिव आयंस कह दें, केवल उसकी प्रेजेंस में ही होगा। और कब होगा, विच इट गिव्स इन द एक्वस सॉल्यूशन, जो ये केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही देगा। यानी ये 3 स्लाइड की समरी 2 लाइन की थी केवल, और क्या समरी थी कि अगर आप पानी देंगे तभी H पॉजिटिव आयंस डिसोशिएट होंगे और केवल तभी आपका एसिडिक बिहेवियर शो होगा। और इस घटना से हमें एक चीज और समझ में आ जाती है, और अगली जो चीज समझ में आती है वो भी ध्यान देखें,
वो भी आप पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की डेफिनेशन हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, 2 से 3 बार। जवाब दिख रहा है H पॉजिटिव आयंस से ही एसिडिक बिहेवियर है, तो फिर ये भी दिख गया कि ग्रेटर द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, जितने आपके H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, एसिड आपकी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और इसी आयनाइजेशन को आपको याद होगा हम सिंगल उससे लिखते हुए जाते हैं। अब इसमें कोई शंका हो तो बताएं। दूसरा एक आग्रह करूंगा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है बेटा पढ़ते आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, ये एक से दूसरा रिलेट करती है। आप अटक जाओगे, लास्ट में जाके पूछूंगा एसिटिक एसिड क्या थी, तुम सोचते रहोगे हमने कहाँ पढ़ी थी, या सल्फ्यूरिक एसिड क्या थी तो पढ़ते रह जाओगे। बोर्ड अभी आपको सही साफ नजर आ रहा है, ऐसा चेकआउट करें हाँ या ना, किसी को कोई समस्या तो नहीं? सर मेरे कोई नहीं आ रहा साफ, मेरा नेटवर्क दिक्कत है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए हम रिकॉर्डिंग भी करते हुए जा रहे हैं, उसको हम ले लेंगे, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट चले आते हैं, ध्यान देखें। अब जो आप स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की बात कर रहे थे, इसमें मैंने कहा क्या है बेटा, बहुत ध्यान से एक चीज देखना, आपको लगातार टच में जुड़े रहना पड़ेगा। केमिस्ट्री में टेक्निकल टर्म्स हैं, और टेक्निकल टर्म्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप कंटिन्यूअस उनके टच में होंगे। अब हम एक और छोटे से नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट। अभी हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात कर रहे थे, यानी अगर हम आज की चर्चा करें तो मैंने 2 बातें कर ली। पहली बात जो मैंने सबसे पहले आपके साथ याद दिलाई थी, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स, कंप्लीट आयनाइजेशन और पार्शियल आयनाइजेशन। फिर मैंने कहा एसिड एसिड की तरह काम ही तभी करेगी जब H पॉजिटिव आयंस होंगे। एक एक्सपेरिमेंट से मैंने आपको बाकायदा प्रूव कर दिया 10 मिनट लेके। अब एक सवाल आता है, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है ये किस बात पे एक्चुअली में डिपेंड करती है पूरी तरह? तो अगर आप पूरी तरह देखना चाहते हैं कितनी बातों पर डिपेंड करती है, तो आपसे कहा जाएगा एक्चुअली एसिड की जो आपसे कहा जाए वो स्ट्रेंथ है 2 बातों पर डिपेंड करती हुई जाएगी। और जिन 2 बातों पर डिपेंड करेगी वो 2 कौन सी होंगी? सबसे पहली चीज होगी आपका आयनाइजेशन, यानी फर्स्ट कहा जाए, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं बहुत दिनों से। आयनाइजेशन मतलब अगर मैंने कहा कंप्लीट आयनाइजेशन है, सिंगल एरोड ले रहा हूं, तो आपसे मैंने कहा ये कैसा है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें समझ में आती है। अब एक क्वेश्चन है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HCl है, स्ट्रॉन्ग है, क्या इसकी स्ट्रेंथ को हम कम कर सकते हैं जो हमने आज पढ़ा? तो इसलिए मैं बताता हूँ दूसरी चीज और आएगी, और दूसरी चीज आती है आपका डाइल्यूशन। आप पूछेंगे डाइल्यूशन से एसिड का क्या लेना देना है। मैं फिर याद दिलाता हूँ, लास्ट टर्म में मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था। मैंने कहा था मान के चलें आपको सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड जो नॉर्मल मार्केट में हर आदमी उसे तेजाब के नाम से जानता है। जब तेजाब के नाम से आप जानते हैं तो आपको मालूम है सुपर स्ट्रॉन्ग एसिड है। मेरा एक सवाल था, क्या सल्फ्यूरिक एसिड में हम हाथ डाल के निकाल सकते हैं? तो ऑफकोर्स हमारा आंसर था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा भैया ऐसा करना है, शर्त है कहीं सल्फ्यूरिक एसिड में हाथ डाल के निकालना है, निकाल लेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे, आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ना लें। अगर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में हाथ डाल के निकालोगे तो हाथ गायब हो जाएगा, वो प्रेतों वाला पंजा निकल आएगा, हड्डियों का ढांचा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या करो, आप एक काम करें, 5 ml एसिड लें। 5 ml मतलब 1 ढक्कन एसिड जिसे, या 1 चम्मच कहते हैं, 1 बाल्टी पानी में डाल दें। व्हाट हैव यू डन? इट इज एसिड विद वाटर, बट एसिड विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी डाइल्यूट नहीं है, इसे कहा जाए अल्ट्रा डाइल्यूट हो गई। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इसमें तुम आराम से चाहे हाथ डुबो, चाहे इसे नहाओ, चाहे इसे पी जाओ, कुछ नहीं बिगड़ना। इसलिए तुम्हें समझ में आएगा किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ आपके डाइल्यूशन पर भी डिपेंड करती है। आपको नजर आएगा, आपसे एक सिंपल सी चीज यहां कही जाएगी कि स्ट्रेंथ आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइल्यूशन के। और मेरा मानना है इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको मालूम होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है आप जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे हमने 1 बाल्टी में आपको 5 ml एसिड का वो दिया। आए देखें इन दोनों चीज़ों को, जो आयनाइजेशन का मैंने कहा
आयनाइजेशन तो आप 10 बार पढ़ चुके हैं भैया, जितना आयनाइजेशन ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग होगी। इन दोनों बातों को हम एक बार और देख लेते हैं, देखें ध्यान से, बहुत ध्यान से इधर देखना। अब मैं स्लाइड को बड़ा करता हूँ आपके लिए, देखें क्या कहता है। आपसे कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज अफेक्टेड बाय 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर से अफेक्ट होती है? 2 फैक्टर से। कौन कौन से? जो अभी हम कल परसों से लगातार ले रहे हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन जितना बेहतर करोगे, जितना आयनाइजेशन की परसेंटेज ज़्यादा होगी, दैट मच स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। और ये कहता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंबल समझ में आ जाता है, ये सिंबल आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी आयनाइजेशन ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा। और नीचे आपको लिखा मिल जाएगा, ग्रेटर द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ग्रेटर विल बी H पॉजिटिव आयंस, और इसका मतलब 10 ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। अब पहले मुझे बताएं, क्या ये कहानी समझ में आती है, हाँ या ना? लेकिन आपने कहा कि हम उसको कितना भी ज्यादा डाइल्यूशन करके हम उसको नहीं, पी सकते हैं। एक मिनट, दोनों फैक्टर अलग अलग पढ़ रहे हैं। पहले अभी स्ट्रेंथ पे किसका असर पढ़ेंगे? आयनाइजेशन। पहले आयनाइजेशन का असर जो यहाँ बता रहा था, पहले तो आयनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। आयनाइजेशन पे कैसे? जैसे ध्यान देखना, 2 एसिड प्योर फॉर्म में ले लेता हूँ। कौन कौन सी एसिड प्योर फॉर्म में लेता हूँ? अब मैं लिखता हूँ, हटो देखूं जरा तुम्हें पहचान पाते हो या नहीं। बताओ कौन कौन सी एसिड है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है, बिल्कुल सही। ऊपर वाली बताओ। बिल्कुल सही। 1 मिनट, शायद रामू ने बोला एस्टिक एसिड, सही कह रहा हूँ क्या? यस सर। हाँ, सही नाम लिया है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब। एसिडिक एसिड बता देता हूँ, विनेगर सिरके में पाई जाती है। चलो छोड़ो इस सब बातों को, कल तुम्हारा टर्न नहीं है, पर कल तुम्हारा टेस्ट रहेगा शाम के, ठीक है? और तुम्हारे टेस्ट में क्या आएगा ये बता देता हूँ। तुम्हारे टेस्ट में आएंगे इंडिकेटर्स, और तुम्हारे टेस्ट में आएंगी एसिड्स, ठीक? कल शाम के टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। इट विल कंटेन 25 ऑब्जेक्टिव्स, ओके? ये इसलिए ताकि तुम्हें सब चीज़ें तुम एक बार पढ़ो, तुम्हें याद हो, नहीं तो बेटा ऐसे कैसे काम चलेंगे। मैंने कहा दोनों प्योर है। अच्छा बताओ, इनमें से किसको पियोगे? चॉइस रख देता हूँ, एक ग्लास में प्योर ये और एक ग्लास में प्योर ये, किसको पीना है जल्दी बताओ? एसिडिक एसिड, ठीक है। भयानक खट्टी लगेगी, मतलब सिरका देखा होगा बोतल से निकलने वाला, एकदम भयानक खट्टा होता है। एक आध चम्मच तो फ्री अपन झेली जाएंगे। ऐसी रिस्क H2SO4 के साथ मत ले लेना। H2SO4 गई तो दांत और जीभ दोनों गायब हो जाएंगे, है ना? तो ये पहली चीज़ है, ये जो आप पूछ रहे थे भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्शियल है और ये कैसा है? ये कंप्लीट आयनाइजेशन है। अब अगली चीज़ आएगी कि जो भयानक खट्टी है, इसको थोड़ा कम खट्टा कर सकते हैं क्या? इसकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हो क्या? अभी हम इस पे नहीं आ रहे, हम तो इसी की बात कर रहे हैं जो समझ में आए। हाँ कर सकते हैं, वो तरीका था, पानी मिला लो ना। और ध्यान दिया होगा कई बार हम कहते हैं नींबू का रस है, डायरेक्ट नींबू का रस मुंह में निचोड़ दो, आप उसको एक गिलास पानी में ले लो। इसलिए जो आप पूछ रहे थे अगली चीज़, इसलिए मैंने कहा दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। आयनाइजेशन बताता है पहला स्ट्रेंथ, ये। अब इस स्ट्रेंथ को भी अगर कम करना है, इस स्ट्रेंथ को कम करने का तरीका क्या होगा? इस स्ट्रेंथ को कम करने का तरीका हम अगला लेंगे, और वो तरीका हमारे पास होगा आयनाइजेशन। और अब हम जाएंगे आयनाइजेशन के बाद डाइल्यूशन पे। अब जो मैं कह रहा था, मैं छोड़ो H2SO4, सिरका ही ले लिया, नींबू का रस ले लिया डायरेक्ट, भयानक खट्टा, स्ट्रेंथ कम करो, इसको भी कम कर सकते हो। कैसे? ऐसे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, और बड़ा करूं? पढ़ने आ रहा है कि और बड़ा करूं? देखो जरा, ये सर आ रहा है पढ़ने में। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, थोड़ा और बड़ा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आ रहा होगा मेरा अंदाज है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या कहता है? ये कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक है, दिक्कत बताना। ये कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाओगे, पानी का क्वांटिटी बढ़ाओगे, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी।
तो थोड़ा बच्चे भी अपनी स्क्रीन जूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने में नहीं आता। अच्छा ऐसा है, दो और कर दो, ये दो है इतना बड़ा, ऐसे बड़ा कितना करो करवाओगे यार, तो बोर्ड से बाहर हो जाएगा। हाँ तो छत पे निकल जाएगा जाके। ठीक है, और क्या कहते हैं, ग्रेटर द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और लेसर विल बी द H पॉजिटिव आयंस, उतने ही H पॉजिटिव आयंस कम होंगे, यानी कि क्या होगा, लेसर विल बी द स्ट्रेंथ। अभी नहीं समझ में आया, इसलिए हमने एसिटिक एसिड या नींबू का एग्जांपल दिया। बोलो निकिता समझ में आ गया, हाँ ना? सर आ गया सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब मजे में समझ ले, इसीलिए आराम से, कोई समस्या नहीं। लगा ना डाउट है, बड़े मजे से पूछे, कोई स्कूल नहीं है कि आप सोचे कौन पूछे, पूछ लो तो उसको 2 बार 4 बार बता देंगे अपनी तरफ से। एक नेक्स्ट देखते हैं, हैंडलिंग ऑफ फूड स्टफ इन द, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके एग्जाम में, 1 आध नंबर का। ये घर की जनरल नॉलेज है, इसमें साइंस केमिस्ट्री बाद में, पहले घरेलू जनरल नॉलेज अपने घर में अपन रहते हैं, मम्मियाँ दादियाँ और नानियाँ ये चीज़ बता देंगी। क्या आपके घर में जो कॉपर के और इस टाइप के एल्यूमिनियम के या जो मेटेलिक बर्तन हैं, इनमें दही, नींबू का रस, मठा या और भी इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो मैंने कहा एसिडिक हैं, वो नहीं रखी जाती। क्यों नहीं रखी जाती, उसका रीज़न है एसिड्स मेटल्स से रिएक्शन करती हैं, भले धीरे धीरे करें भले तेज करें। अंतर कितना आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड रख दोगे भयानक रिएक्शन हो जाएगी, एसिटिक एसिड रखोगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन में हो जाएगी। लेकिन दिक्कत वही है, अगर आपने ऐसी चीज़ें, मैंने कहा कॉपर, ब्रॉन्ज या जो भी इस टाइप के आपके मेटेलिक अपने बर्तन हैं, उनमें आप देखना मम्मी बताएंगी, क्या बताएंगी भैया, मठा जो है आप, या दही हुआ, या मैंने सिरके से रिलेटेड चीज़ें हुई, आम का अचार हुआ, ये इनमें नहीं रखते, खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो रिएक्शन की वजह से कंपाउंड बनने लगते हैं, उनमें से कुछ कंपाउंड जहरीले भी हो सकते हैं। हाँ अब ये है कि चूंकि कम क्वांटिटी में बन रहा है तो ऐसा जहर नहीं बनेगा कि अपन ने 1 चम्मच खाया और चल दिए, लेकिन जहरीले का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो ये समझ में आती है, तो ये आपसे बता देगा, मेरा ख्याल है पढ़ने में आ रहा होगा, आई होप सो। ये आपसे ये कहता है कि इन किचन में आपसे क्या कहते हो जा रहा है, कॉपर एंड ब्रास वेसल्स आर यूज्ड इवन टुडे, आज भी आपके कॉपर और ब्रास के वेसल लिए जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में इफ कर्ड, अरे इसका कलर ही चेंज हो रहा है बेचारे का, और अदर सोर सब्सटेंसेस विच आर एसिडिक इन नेचर आर केप्ट इन दीज वेसल्स, अगर आप इन वेसल्स में रखेंगे तो क्या होगा, दे रिएक्ट टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड्स। क्यों टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं, टॉक्सिक माने समझ में आ रहा होगा जहरीले, हार्मफुल लाइक दैट। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, क्योंकि एसिड्स आपके मेटल से रिएक्ट कर जाती हैं एंड मेक द फूड स्टफ अनफिट फॉर कंजम्पशन। तो मैंने कहा था घर की जनरल नॉलेज है, इसलिए आप क्या करेंगे, पहला प्रयास ये किया जाता है, आपने ध्यान दिया है, आपके यहाँ जो अचार है या इस टाइप की चीज़ें हैं वो आपके कांच या प्लास्टिक के बर्तनों में आप रखते हैं, जनरली कांच, मिट्टी के भी वो आते हैं उसमें भी रखते हैं। और यहाँ पर ध्यान देखना, उन बर्तनों में ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिन पे टिन की कोटिंग होती है, जिसे अपन कहते हैं हिंदी में कलई। तो कलई क्या कहलाती है, उस पर टिन की जो कोटिंग होती है। इसलिए आपको ये उपाय भी बताएगा, क्या उपाय बताएगा, दीज वेसल्स हैव टू बी कोटेड विद, इन वेसल्स को कोटिंग करनी चाहिए अगर इस्तेमाल करना हो, काय में, थिन लेयर ऑफ टिन, या उसको हिंदी में कहते हैं कलाई, मत पढ़ लेना, कलई कहलाती है, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम उसमें कलई की जाती है। ये एक जनरल नॉलेज समझ में आ जाएगी, हाँ ना बताएं, कोई डाउट? नो सर। एक और, अब असली चीजों पे आते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें हम बात करेंगे, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ आपकी जो एसिड्स हैं वो मेटल के साथ क्या रिएक्शन करती हैं। मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है ध्यान देखना, उसको हम कहते हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर आप मेटल को लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ध्यान से देखो इधर, मैं एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप मुझे बताएं, फर्स्ट चैप्टर में हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, किसी ने उसका नाम सुना है? रिएक्टिविटी सीरीज में आपको याद दिलाता हूं, हमने एक टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपसे कहा जाता था तमाम सारे जो एलिमेंट या उनके कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो तमाम सारी टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी। अभी मैं केवल डिस्प्लेसमेंट पे बात करूंगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो मानी जाती थी जिनमें कोई एक ताकतवर मेटल एक कमज़ोर मेटल को निकाल बाहर करती थी और खुद अपना कंपाउंड बना लेती थी, ये था। अब इसमें एक सवाल आता था, भैया ताकतवर किसे मानेंगे और कमज़ोर किसे मानेंगे? तो केमिस्ट्स ने लंबी स्टडी के बाद एक ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की सीरीज बनाई थी, दैट इज नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखेंगे सबसे टॉप पर 2 मेटल्स आती हैं और रिएक्टिविटी पोटेशियम। हाँ सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर टॉप पर जो मेटल्स आती हैं ये आती हैं पोटेशियम और सोडियम। इसके बाद आप जाएंगे नीचे, जैसे जैसे उतरेंगे कुछ मोटे तौर मेटल लिख देता हूँ। फिर जैसे एक मेटल आती है मान चलें जिंक, फिर आप देखेंगे एक और मेटल आती है एल्यूमिनियम, या आपकी आती है आयरन, फिर आप देखेंगे आपका नीचे आता है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के बाद भी 2 मेटल्स आती हैं, वैसे तो 2-3 आती हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये आती है, मैंने रफली 3-4 लिखी है, ठीक है, उतनी जगह में रिएक्टिविटी सीरीज 10-12 है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पोटेशियम है ये हाईएस्ट रिएक्टिविटी के साथ है। अगर आप जिंक का या एल्यूमिनियम का कोई कंपाउंड लेंगे तो पोटेशियम क्या करेगा, उस नीचे वाले जिंक को बाहर कर देगा और खुद बैठ जाएगा। अब H पे मैंने गोला इसलिए लगाया है कि आपका ध्यान जाए ये तमाम सारी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, और हाइड्रोजन के ऊपर होने का अंतर अब आपको यहाँ पर नजर आएगा। कहाँ पर नजर आएगा? जहाँ अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। देखें मैंने क्या किया, आपकी किसी एक टेस्ट ट्यूब में H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें मैंने डाला जिंक। क्या आपका ध्यान जा रहा है? जिंक की पोजीशन H से ऊपर है। इसका मतलब ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल बाहर करेगा। समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, ये बेचारी यहाँ से जाके चुपचाप यहाँ बैठ जाएगी, ये देखो। अब जिंक कहाँ घुस जाएगा, जिंक इसके साथ घुस जाएगा, और जैसे ही जिंक इसके साथ घुसा तो आप देखेंगे H2SO4 की बजाय यहाँ जिंक आ गया, तो ये आपकी क्या चीज़ बन जाएगी। अब याद आ जाता है, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी जो मैंने कहा था, जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो कंपाउंड इस समय आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है और ये अपना बना लेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें क्या हुआ है, मेटल और एसिड। अब इसको जनरलाइज पढ़ते हैं। ये मेटल है, ये आपका H2SO4 एसिड है। जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, देखें ध्यान से, यहाँ पर बनता है सॉल्ट। वो जो भी एसिड होगी उसके मुताबिक क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा भाई क्या एसिड ले हो, सल्फेट वाली, नाइट्रेट वाली या कौन सी, लेकिन एक सॉल्ट बनेगा। और सबसे खास बात जो मैं कह रहा था, जो भी मेटल है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। यानी इन शॉर्ट अगर आपकी ये जो हम कह रहे हैं रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर यहाँ पर लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। क्या है, पहली बात समझ में आ गई? हाँ ना, मुझे बताएं। यस। देखें आराम से, तसल्ली से, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। कोई किसी को समस्या हो तो फुर्ती से बोलो। नहीं सर। दिख रहा है ये मैंने कहा, रिपीट कर दीजिए। है रिपीट कर दूं? ये आप देखें, जिंक आपकी मेटल है, H2SO4 आपकी एसिड है। जिंक क्या कर रहा है, इसने हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, जैसे ही हटाएगा तो जिंक का सल्फेट, यानी ये जो चीज़ बनेगी आप देखेंगे ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सॉल्ट, और साथ में आपके हाइड्रोजन निकलेगी। जो मैं कह रहा है, इस मेटल ने क्या किया है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के ये बाहर फेंक दिया। और क्यों फेंक दिया, रीजन मैंने बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। रिएक्टिविटी आप देखेंगे तो जिंक क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। जनरली हिंदी में समझाते समय कह देते हैं ताकतवर, और ताकतवर से मतलब हमारा क्या है, कोई जिंक मोटा तगड़ा थोड़ी होता है। इसका मतलब है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, तो इसलिए जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा।
अब अगर आपको ये कहानी समझ में आती है कि मेटल डिस्प्लेस कर देती है हाइड्रोजन को, अब तो क्लियर है। अब इसमें भी एक छोटा सा पेंच है और उस पेंच को यहाँ समझने की कोशिश करो। हम मान के चलते हैं कि आप मेटल को जो है किसी भी एसिड को आप मेटल से रिएक्ट कराते हैं। जब आप मेटल को एसिड से रिएक्ट कराएंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो आपने कहा मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगी, तो क्या सारी मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगी और बराबर से करेंगी या कुछ अंतर होगा? तो अंतर होता है, और जो अंतर होता है वो मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मान के चलो यहाँ पर इसी जिंक की आप रिएक्शन लें और इस जिंक की आप अलग अलग केसेस में रिएक्शन लें, कौन से अलग अलग केसेस में, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखें, ये आपका H2SO4 है। H2SO4 के साथ में 2-3 रिएक्शन लिखता हूं, जरा देखिएगा। ये मैंने लिखा K प्लस H2SO4, ठीक है। एक मैं लिख देता हूं, मान चले जिंक तो लिखा ही हुआ है, एक मैं लिख देता हूं आयरन प्लस H2SO4, और एक मैं लिख देता हूं Cu प्लस H2SO4। क्या सभी को देखने आ रहा है जो मैंने लिखा हुआ है? हाँ या ना बताएं। यस सर। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे जो हम रिएक्शन पढ़ रहे थे उसी के 3 एग्जांपल लिए। मेटल से H2SO4 ही पकड़ा है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ये मेटल क्या करेगी? पोटेशियम सल्फेट बनाएगी, ये हाइड्रोजन आपकी बाहर हो जाएगी। जब बाहर होगी तो आप क्या बनाएंगे? यहाँ देखना, आप बनाएंगे K2SO4। अब यह पूछना K2SO4 क्यों? क्योंकि K की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की 2 है। ये मैंने कहा 9th से फॉर्मूले लिखना है, यहाँ तक मेरा मानना है आप सीख चुके हैं। प्लस आपका क्या बाहर हो जाएगा? प्लस आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस ये आपकी इवॉल्व हो गई, बाहर हो गई। बढ़िया, ये रिएक्शन हमें मालूम है। एक दूसरी रिएक्शन ट्राई करते हैं। मान चलना यही रिएक्शन हमने ली आयरन के साथ, आयरन के साथ लेंगे तो ये आपका हुआ FeSO4, ये भी बाहर हो गई। अब आपने कहा तीसरी रिएक्शन लो। मजेदार बात है, जैसे ही आप तीसरी रिएक्शन लेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा और अभी और कुछ चीजें लिख देता हूं, फिर इसको ध्यान से देखिएगा। जो आपने पहली रिएक्शन ली है पोटेशियम, इसके साथ में लिखूंगा वेगोरस। चलो वेगोरस तो मैं नहीं समझ में आएगा, मैं लिख देता हूं भयानक। इसके साथ लिख देता हूं स्लो, और इसके साथ लिख दिया नो रिएक्शन। अंदाज लगाओ क्या कोई इन तीनों रिएक्शंस का कारण समझ में आता है? एक कह रहा है भयानक, एकदम सुपर फास्ट टाइप, एक कह रहा है स्लो, ये मॉडरेट वाली है, फास्ट होती है, फास्ट मॉडरेट है, ये बीच में कहीं आ जाएगी। कॉपर वाली में लिख दिया हमने रिएक्शन ही नहीं होती, कॉपर बेचारा है रिएक्शन ही नहीं कर रहा। कॉपर में कौन सी कमी निकल आई यार, कोई बताओ जरा। सर क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से भी नीचे है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है आपका, सही है। बस अगर आपने एक्सप्लेनेशन दिया तो सारी टर्म एक साथ एक्सप्लेन हो गए। देखो ध्यान से, पहले पोटेशियम दिखा देता हूँ। पोटेशियम आप देखें, पोटेशियम इस सीरीज में सबसे ऊपर है। पोटेशियम सबसे हाईली नहीं, हाईएस्ट रिएक्टिव है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन को निकालेगा नहीं, उठा के बाहर फेंक देगा। हिंदी समझ में आ रहा होगा वो मैं क्या कह रहा हूँ। इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी रिएक्शन कैसे होगी? विगरस रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत इमीडिएट रिएक्शन होगी। अब जैसे जैसे तुम इस सीरीज में नीचे उतरोगे तो समझ में आएगा रिएक्शंस का जो स्पीड थी, जो रेट था, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्यों? ये भयानक ताकतवर था, धीरे 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 इनकी रिएक्टिविटी कम हो रही है। ये कैसा होते आ रहे हैं? कमजोर हो रहे हैं। और कमजोर में जैसे यहाँ के यहाँ बताएं आयरन का नंबर होता है, चलो लिखने की जगह नहीं है, आयरन पास में होता है, इसीलिए आयरन के साथ मुझे क्या लिखना पड़ा? ये रिएक्शन हो गई है स्लो। अब एक मजेदार बात,
कॉपर पे जब निगाह डालोगे तो कॉपर तुम्हें दिखेगा, कॉपर तो भैया हाइड्रोजन से भी नीचे है। इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल है। ज्यादातर मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा था दीज फॉल एबव हाइड्रोजन, दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बट इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर फॉल्स बिलो हाइड्रोजन, इट इज लेस रिएक्टिव, कमजोर है। और अगर कमजोर है तो कॉपर हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या अब ये मेरी बात समझ में आती है? हाँ या ना बताएं। यस सर। यस सर। ठीक, आए देखें इसी चीज को हम हल्का सा देखते हैं बगल में एक बार फिर से। देख लें, ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटीज ऑफ एबव मेटल्स, तमाम सारे जो मेटल्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटीज हैं वो किस ऑर्डर में आती हैं HCl के साथ है। 3-4 एग्जांपल दिए, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। मैग्नीशियम की ज़्यादा है, जिंक की उससे कम है, आयरन की उससे भी कम है। और लोवेस्ट कौन है? तो लोवेस्ट आपको नजर आ रहा होगा, लोवेस्ट हो गया है कॉपर। और अगर कॉपर लोवेस्ट है तो इसलिए आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, देखें ध्यान से, ऑब्जर्वेशन देखें सब समझ में आ जाएंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट्स मोस्ट वेगरसली, अब वेगरसली समझ में आ गया होगा, वहां मैंने आधा लिख के छोड़ दिया था, मैंने कहा हिंदी बात कर लूँ, भयानक वाला। ये एकदम सुपर फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि देखो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाईएस्ट दिखा रहा है, ये मत कहना उनमें, ये भी 3-4 जो लिए एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे टॉप पे तो पोटेशियम सोडियम होते ही है। अगला जैसे जिंक आप देखेंगे, जिंक क्या होगा, जिंक रिएक्ट्स लेस विगरसली देन Mg, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में थोड़ा विगरस कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिंक इससे कमजोर है। अब आयरन पे आ जाओ, आयरन और नीचे है सीरीज में, आयरन रिएक्ट्स स्लोली। अब बचा कॉपर, कॉपर कह रहा है कॉपर डज नॉट रिएक्ट ऑल एट ऑल। और रीजन जो भी मैं आपसे बता रहा था, जो ऊपर है वो डिस्प्लेस कर पाएंगे, जो नीचे हैं वो नहीं कर पाएंगे। जो ऊपर है उसमें भी देखेंगे कौन कितना ज्यादा ऊपर है, जो जितना ज्यादा ऊपर होगा, जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतनी आसानी से इसको बाहर कर देगा। तो बस यही है, द रीजन इज द डिफरेंट रिएक्टिविटीज या एक्टिविटीज ऑफ द मेटल्स। अब कोई शंका है इसमें? तो जो आप एक्सप्लेन कर रही थी वही मैंने आपको दिखा दिया कि आप बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहे थे, यही हम शीट में दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नो सर। ठीक, अब एक अगली रिएक्शन पे जाते हैं, और अगली रिएक्शन की हम चर्चा करेंगे आपकी मेटल ऑक्साइड्स से। और मेटल ऑक्साइड से जो हम रिएक्शन करेंगे उस पर भी मैं एक छोटी सी बात करूंगा, देखें ध्यान से। दिख रहा है आराम से? जब आप मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर मैं 1-2 रिएक्शन एक साथ दिखा दूंगा बड़े आराम से, उन रिएक्शंस को आप देखना। मेटल ऑक्साइड से हम रिएक्शन करते हैं और जो मेटल से रिएक्शन करते हैं इसमें क्या अंतर है, देखो मैं एक साथ 3 रिएक्शन लिखता हूँ, उससे 2-3 रिएक्शन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। देख ध्यान से देखना, मैं जिंक की रिएक्शन ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं लेता हूँ जिंक प्लस मैं ले रहा हूँ HCl। ये मत कहना ये तो कुछ और है, पहले मेरी रिएक्शन देखना। जिंक प्लस HCl, ये आप पीछे भी पढ़ रहे थे, क्या बनता है ध्यान देखना, ये आपका बनता है ZnCl2, क्योंकि आपको मालूम है वो कहानी तो मालूम है, जिंक आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये रिएक्शन फिर दिख जाएगी, H बाहर, Zn घुस जाएगा अंदर, तो Zn का कंपाउंड बन जाएगा ZnCl2 प्लस आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हम पढ़ ही चुके। ये जो 2 स्लाइड्स थी जो हम पिछले 5 मिनट से बात कर रहे थे उसकी समरी है कि आप मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड विल फॉर्म द सॉल्ट, ये हमने पढ़ लिया। अब एक छोटा सा काम और इसमें चलो कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये दिख रहा होगा 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट चैप्टर में सिखा रहे थे बैलेंसिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2H हो गए और 2 Cl2 हो गए। क्या ये पहली रिएक्शन सबको समझ में आती है, हाँ या ना बताएं? यस सर। पढ़ ही चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब हम इसी रिएक्शन को कन्वर्ट करते हैं। मैं इस रिएक्शन को लेता हूँ, मान के चले मैं रिएक्शन करूंगा आपकी बार जिंक ऑक्साइड से, बहुत ध्यान से देखते रहना।
और फिर मैं रिएक्शन किससे करूंगा, इसी सेम HCl से। देखने में आ रहा है कलर, कोई दिक्कत तो नहीं है बोलो बच्चों, कोई समस्या तो नहीं इसमें? नहीं सर। ठीक, फिर ध्यान देखना वही रिएक्शन Zn और Cl क्या बनेंगे आपके, ये आपके बन जाएंगे ZnCl2। इस रिएक्शन से अंदाज हो जाता है, प्लस आपकी हाइड्रोजन बनेगी, ये भी समझ में आ जाता है। अब इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में ध्यान देखना, शॉर्टकट में याद रखना, एक बार समझ में आ गया तो परमानेंट याद रहेगा। अगर सिंपल मेटल थी तो क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन। अभी सिंपल मेटल नहीं है, उसका ऑक्साइड है, यानी ऑक्साइड भी अटैच होगा, इसलिए ध्यान देखना यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन के बजाय निकलेगा पानी। बाकी बैलेंसिंग तो समझ में आ ही रहा होगा। ये क्या इतना मॉडिफिकेशन समझ में आया, दोनों का कंपैरिजन कर दूं तो तुरंत समझ में आएगा। सिंपल मेटल से क्या निकलती है, हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड करोगे तो क्या निकलेगा, पानी, यानी H2 के साथ ये O और निकल आएगा। कौन सा O, ये वाला। अभी मैं यहाँ पर एक तीसरी रिएक्शन और दिखाऊंगा, वो तीसरा टाइप है आपका, और तीसरी रिएक्शन दिखाता हूं। मान के चले अगर यही मेटल का कार्बोनेट हो जाए तो क्या होगा, और सिर्फ अंदाज लगाना, थोड़ा दिमाग को कष्ट दोगे बिल्कुल समझ में आएगा, बस दिखता रहना चाहिए तुम्हें, साफ साफ दिख रहा है। अगर आप ZnCO3 लेते हैं और HCl लेते हैं, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देखना, फिर पिछली बार की तरह, चलो मैं और डार्क कलर लेता हूँ कोई सा, ये वाला ले लेंगे, है ना। मैंने कहा ये आपका Zn, ये था आपका CO3, और प्लस मैंने कहा आप ले रहे हैं HCl, और क्या बनेगा, पिछली बार की तरह जिंक है, HCl है, तो ये कन्फर्म है, ZnCl2 तो बनेंगे ही बनेंगे। अब ध्यान से देखो इधर, क्या तो ऐसा नजर आ रहा है, जिंक ऑक्साइड और ZnCO3 में क्या एडिशनल है, कंपैरिजन करो, देखो बहुत ध्यान देखना। इससे और इसमें तुम्हें दिख रहा होगा, इसमें और इसमें दिख रहा है कितना ऐड हुआ है, वो तो पहले ही से था, CO2 ऐड हो गया है। देखो इन दोनों कंपैरिजन आप कर पा रहे हैं, CO2 ऐड हो गया है, इसका मतलब इस रिएक्शन में H2O निकलेगी, और प्लस एक चीज और निकल जाएगी, कार्बन का कंपाउंड यानी कि CO2। अब इस रिएक्शन को एक बार, तीनों को एक ही बार में ध्यान से देखना, परमानेंट याद करने के लिए। जब आपकी अकेली मेटल का रिएक्शन होगी, अकेली मेटल वाली में क्या होगा, उसमें निकलती है हाइड्रोजन। अगर आप जिंक ऑक्साइड लेंगे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी निकलेगी, यानी एक्चुअली निकलेगा पानी। अगर आप कार्बोनेट ले लेंगे तो उस पानी के साथ साथ एक चीज और निकल आएगी, कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें क्या ये कंपैरिजन समझ में आ रहा है, हाँ या ना, देख लें। थोड़ा थोड़ा आ गया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बस एक सर और है, आ गया सर, आ गया। आ गया। मैं भी एक और एग्जांपल दूंगा, कोई चिंता नहीं है, आ जाना चाहिए। हाँ। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल से कभी नहीं, हल्का सा पहले समझ में तो आए, तब तो अपन आगे आगे बढ़ेंगे। अब देखें ध्यान से, इसीलिए जो हम बात करें तो मेटल कार्बोनेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेटल कार्बोनेट के साथ आप बताता है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, तो क्या बनता है, CO2 और H2O फॉर्म हो जाती हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे, मैं, अरे बेटा माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करें बेटा अपना, ऑल म्यूट कर दो। अगर आपका मेटल कार्बोनेट है तो मेटल कार्बोनेट और एसिड क्या देंगे, सॉल्ट देंगे, CO2 देंगे और H2O देंगे। और इन पूरी रिएक्शंस को याद रखने का तरीका हमारे पास फिर से वही पुराना होगा। चलो एक काम करें, जिंक के बजाय मैं कुछ और मेटल ले लेता हूँ। कौन सी मेटल ले लूँ, मान के चले मैं ले लेता हूँ, लेट इट बी, क्या ले लूँ, चलो मैं तुम्हारी सुविधा के लिए सबसे सिंपल मेटल सोडियम ले लेता हूँ। छोड़ो, आप मुझे बताएं क्या हो गया, माइक किसका ओपन है, म्यूट कर दी सर, ठीक। सोडियम के ध्यान देखना, एसिड देखते हैं
कौन सी एसिड से आप रिएक्ट कराना चाहें, किसी एक एसिड का नाम बताएं फुर्ती से। मान चले अभी आप पहले कर रहे थे जो मैंने कहा था HCl, अभी मैं सपोज कर लेता हूं आप रिएक्ट करेंगे H2SO4 से, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सोडियम के मैं 3 एग्जाम्पल लूंगा, या तो आप मेटल से रिएक्ट करें, या फिर मैंने कहा आप मेटल के बजाय रिएक्ट करें मेटल ऑक्साइड से, और या फिर मैंने कहा आप रिएक्ट करें मेटल कार्बोनेट से। एक ही मेटल, उसी के मैंने 3 फॉर्म ले लिए अलग अलग, तीनों फॉर्म में आपको अंतर नजर आएगा। एक ही एसिड ले रहा हूं ताकि आप ये नहीं कहें कि क्या कर रहे हैं, और बीच वाला ग्रीन इसलिए कर दिया ताकि आप तीनों लाइनें बिल्कुल अलग अलग साफ तौर पे नजर आती रहे। बस ये आज की आखिरी रिएक्शन है, इसको आप देखना। एक ही बार में आपको 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज, 3 अलग अलग टॉपिक हैं, तीनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। बहुत ध्यान देखना, मैं एक बार समझाता हूँ। मेटल प्लस एसिड, ये पहला था। मेटल और एसिड की जब आप रिएक्शन करने जाएंगे, मेटल और एसिड की रिएक्शन में मेटल क्या काम करेगी, ये मेटल इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, जो यहाँ कहीं आपके पास मौजूद दिख रही है, ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी। जब ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी तो बहुत ध्यान से देखें आपकी क्या चीज़ बनने में आएगी। यहाँ कहीं आपका ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, सॉरी कौन सा था, ये वाला था। ये हाइड्रोजन आपका डिस्प्लेस हो गया। सोडियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट ये बना लेगा, यानी इस रिएक्शन को आप कहेंगे मेटल प्लस एसिड बराबर सॉल्ट प्लस H2। ये सबसे बेसिक रिएक्शन है, ये हमें समझ में आनी चाहिए क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट समझ में आता है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आगे प्रोसीड करते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग कलर में लिए ताकि आप साफ तौर पे देखें। अब Na2O और H2SO4, यहाँ सोडियम फिर से इस H2 को डिस्प्लेस करेगा और इस सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा सेम, और सोडियम के साथ सल्फेट का कंपाउंड वही बनेगा जो आपको मालूम है। तो फिर अंतर क्या पड़ेगा, जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा, पहले केवल हाइड्रोजन थी, अब आप हाइड्रोजन के साथ साथ देखें यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइंड फॉर्म एक ही होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा पानी, अंतर दिख गया, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन निकल रही थी, इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी रहेगी। अब लास्ट तीसरे में अंदाज लगाओ, Na और सल्फेट, Na अपना सोडियम अपना सल्फेट बनाएगा, बना लेने दो, ये फुर्ती से बना दो, ये तो बन ही गया। प्लस आपको मालूम है H2 और इधर से ऑक्सीजन, H2 मौजूद है तो H2 पिछली बार की तरह H2 को बना ही लेगी। जब इतना करोगे तो ध्यान जाएगा भैया एक कार्बोनेट भी तो है, इसको कहाँ ले जाओगे, तो कार्बोनेट काय के फॉर्म में रिलीज होगा, ये रिलीज हो जाएगा CO2 के फॉर्म में। आप देखें क्या अब आपको रिएक्शन हल्का सा समझ में आती है, तीनों टाइप की, मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट, तीनों अलग अलग क्या बनाते हैं। हाँ या ना बताएं फुर्ती से, बोले वाल को है, किसी का जवाब नहीं, तो मीटिंग एंड कर दी क्या? चलिए तो सारे म्यूट हो गए क्या? आपका माइक म्यूट था इतनी देर से।